तो बताइए किसके पास जाएं हम, कहाँ जाएं न्याय लेने के लिए? न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा इस देश में? आज इस देश को राम का देश कह रहे हैं, तो राम के देश में क्या अन्याय था क्या? राम के देश में तो न्याय था ना, तो यहाँ भी न्याय होना चाहिए। अगर ये न्याय कर दें और मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती बंद कर दें, तो आप समझ लीजिए कि ये हिंदुस्तान जैसे पहले सोने की चिड़िया थी, वैसे सोने की चिड़िया फिर से हो जाएगी। ये हमको डिटेन किया 9 बजे रात में, और 11 बजे रात में उसी दिन, फ्राइडे के दिन, हमारी वाइफ को, हमारी बेटी को डिटेन किया महिला थाने में ले जाकर। अगर हम मुलजिम बनाए जाने वाले थे, षड्यंत्रकारी हमको समझ रहे थे वो, या बनाना था, तो हमारी वाइफ बेटी क्या कसूर था? सोचिए कितनी दर्दनाक बात, कितना जुल्म जालिमाना हरकत किया इन लोगों ने। और सैटरडे शाम को हमको मजिस्ट्रेट सामने पेश किया, रात में 11 बजे नैनी सेंट्रल जेल भेजा हमको 65 लोगों के साथ। और सुबह जब अखबार हमने पढ़ा नैनी सेंट्रल जेल में, तो उसमें लिखा था कि षड्यंत्रकारी जावेद मोहम्मद, पंप हमारा मास्टरमाइंड बताया गया। मास्टरमाइंड, और पंप हमारा बिजनेस है, पानी वाला पंप, तो उसको पंप जोड़ दिया उसमें उन्होंने, क्योंकि पंप के नाम से लोग जानते थे हमको वहाँ पर। तो हमें बड़ी हंसी आई और अफसोस भी हुआ कि बताइए ये एडमिनिस्ट्रेशन जिसके साथ हम 20 सालों से उठ बैठ रहे हैं, कब्रस्तान कमेटी का तमाम काम इनके ज़रिए होता है, इन्क्रोचमेंट इन्होंने खाली कराया, और हमको बाज़ाहिर सब जानते हैं, उसके बाद हमको कह रहे हैं षड्यंत्रकारी हैं ये। हमारी 56-57 साल उम्र हो चुकी थी उस वक्त, और उस वक्त जब कोई मुकदमा नहीं हमारे ऊपर, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का भी नहीं, तो आप कैसे हमें हमारा मकान तोड़ देंगे, किस बुनियाद पर तोड़ देंगे? और भाई साहब हमको इधर डिटेन करके नैनी जेल में रखा, रात में हमारी वाइफ को थाने में बैठाला, बेटी को बैठाला, उनको वहाँ परेशान किया गया, और संडे की सुबह 9 बजे उनको रिलीज़ किया उन लोगों ने। काफ़ी दबाव में आने के बाद जब एडवोकेट्स वगैरह गए उनको छुड़वाने के लिए, पूछने के लिए क्यों आपने इनको रखा है, तो उन्होंने रिलीज़ किया, ये कहकर रिलीज़ किया कि आज तुम्हारा मकान तोड़ा जाएगा और आप लोग वहाँ नहीं जाएंगे। उस मकान को इन्होंने 4-5 बुलडोज़र लगा के तोड़ा, और रात में चोरी से 11 बजे ला के वहाँ नोटिस चिपकाई जावेद मोहम्मद के नाम से, जो कि रजिस्ट्री मकान की और सारे पेपर्स नगर निगम के, जल संस्थान के, सब हमारी वाइफ परवीन फातिमा के नाम से थे। देखिए इन्होंने चेक भी नहीं किया कि मकान किसके नाम है, ज़मीन किसके नाम है, नोटिस किसको इशू करना है, बस हड़बड़ में इनको ये करना था, इन्होंने मकान ज़ोर ज़बरदस्ती से तोड़ दिया। एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरी गुंडागर्दी है कि जिसका चाहे मकान तोड़ दीजिए आप। मकान तो बहुत से हिंदुओं को भी तोड़ा गया है, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है इसमें। और हमको तो इस सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी उम्मीद है कि कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करेगी कि ये जो इस तरह का इलीगल डिमोलिशिंग कर रहे हैं, बुलडोज़र चला रहे हैं, ये रुक जाए। कम से कम कानून का पालन हो, कानून का बोलबाला हो, इसकी बड़ी तकलीफ़ है। और राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, ये संदेश देते हैं डरो मत, डरना नहीं है। तो मुसलमान तो नहीं डर रहा है, आप ही को वोट दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में, अब आप एक सवाल उठाने से डर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी अभी सुनवाई हुई है बुलडोज़र एक्शन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर तल्ख टिप्पणी की है और सरकारों को आगाह किया है कि सिर्फ आरोप के चलते आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। कैसे गिरा सकते हैं, ये सवाल भी किया है। इस पर अगली तारीख तय की गई है 17 सितंबर, लेकिन अभी जो हमारे साथ शख्स खड़े हैं इनका नाम है मोहम्मद जावेद। आपको बता दें ये इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और तकरीबन 2 साल पहले इनका घर डिमोलिश कर दिया गया था और ये मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था। आपको याद है कि जब इनका मकान वहाँ पर ज़मींदोज़ किया गया था तब खबरें भी सामने आई थी और वो मकान जो है वो इनके नाम नहीं बल्कि इनकी वाइफ के नाम था। सर आपको क्या पहले बताया गया था और किन आरोपों के चलते वो ज़मींदोज़ हुआ था? देखिए ऐसा है कि निपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, उससे मुसलमानों में गुस्सा नाराज़गी थी पूरे हिंदुस्तान में। तो एक हफ़्ते पहले जुम्मे के दिन कानपुर में भी ऐसे ही बवाल हुआ था, और फिर इलाहाबाद में जुम्मे के दिन लोग इकट्ठा थे एक चौराहे पर, अटाला चौराहा जिसे बोला जाता है, और वहाँ वो चाहते थे कि निपुर शर्मा के खिलाफ़ कार्रवाई हो, मेमोरेंडम देना चाहते थे। तो वो भीड़ थी वहाँ पर। अब उस भीड़ में पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया कि लाठीचार्ज ईंटा पहले चला उन लोगों के ऊपर, ये हमको नहीं पता चूँकि हम थे नहीं वहाँ पर, और वो बवाल हो गया। उस बवाल में उन्होंने हमको फ्राइडे को बुलाया बात करने के लिए, एसपी सिटी साहब ने, और हम अपनी स्कूटी से बाकायदा थाने गए, और फिर वहाँ से पुलिस लाइन ले जाया गया, पुलिस लाइन में डिटेन कर दिया गया। हमको डिटेन किया 9 बजे रात में, और 11 बजे रात में उसी दिन, फ्राइडे के दिन, हमारी वाइफ को, हमारी बेटी को डिटेन किया महिला थाने में ले जाकर। अगर हम मुलजिम बनाए जाने वाले थे, षड्यंत्रकारी हमको समझ रहे थे वो, या बनाना था, तो हमारी वाइफ बेटी क्या कसूर था? सोचिए कितनी दर्दनाक बात, कितना जुल्म जालिमाना हरकत किया इन लोगों ने। और सैटरडे शाम को हमको मजिस्ट्रेट सामने पेश किया, रात में 11 बजे नैनी सेंट्रल जेल भेजा हमको 65 लोगों के साथ। और सुबह जब अखबार हमने पढ़ा नैनी सेंट्रल जेल में, तो उसमें लिखा था कि षड्यंत्रकारी जावेद मोहम्मद, पंप हमारा मास्टरमाइंड बताया गया। मास्टरमाइंड, और पंप हमारा बिजनेस है, पानी वाला पंप, तो उसको पंप जोड़ दिया उसमें उन्होंने, क्योंकि पंप के नाम से लोग जानते थे हमको वहाँ पर।
तो हमें बड़ी हंसी आई और अफसोस भी हुआ कि बताइए ये एडमिनिस्ट्रेशन जिसके साथ हम 20 सालों से उठ बैठ रहे हैं, कब्रस्तान कमेटी का तमाम काम इनके ज़रिए होता है, इन्क्रोचमेंट इन्होंने खाली कराया और हमको बाज़ाहिर सब जानते हैं, उसके बाद हमको कह रहे हैं षड्यंत्रकारी हैं ये। बहरहाल हमको खुशी की तकलीफ़ बहुत हुई कि ऐसा इल्ज़ाम लगाया हमारे साथ। और उसके बाद हमने डीजीपी का बयान देखा उसमें अखबार में कि लिखा था कि ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों का मकान डिमोलिश किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो आप समझ लीजिए हमें यकीन नहीं हुआ कि ये मकान हमारा तोड़ा जाएगा। हमने तो शायद गुस्से में उन्होंने कह दिया होगा, जिस तरह इन्होंने हमको इसमें षड्यंत्रकारी बना दिया है। तो हमने कह दिया है मकान थोड़ी टूटेगा। हम आश्वस्त थे कि मकान नहीं टूटे, क्योंकि हमारे पास कभी कोई मुकदमा पहले था ही नहीं हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। हमारी 56-57 साल उम्र हो चुकी थी उस वक्त, और उस वक्त जब कोई मुकदमा नहीं हमारे ऊपर, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कभी नहीं, तो आप कैसे हमें हमारा मकान तोड़ देंगे, किस बुनियाद पर तोड़ देंगे। और भाई साहब हमको इधर डिटेन करके नैनी जेल में रखा, रात में हमारी वाइफ को थाने में बैठाला, बेटी को बैठाला, उनको वहाँ परेशान किया गया। और संडे की सुबह 9 बजे उनको रिलीज़ किया उन लोगों ने। काफ़ी दबाव में आने के बाद जब एडवोकेट्स वगैरह गए उनको छुड़वाने के लिए, पूछने के लिए क्यों आपने इनको रखा है, तो उन्होंने रिलीज़ किया, ये कहकर रिलीज़ किया कि आज तुम्हारा मकान तोड़ा जाएगा और आप लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो मकान निहत्ता अकेले था हमारा। उस मकान को इन्होंने 4-5 बुलडोज़र लगा के तोड़ा और रात में चोरी से 11 बजे ला के वहाँ नोटिस चिपकाई जावेद मोहम्मद के नाम से, जो कि रजिस्ट्री मकान की और सारे पेपर्स नगर निगम के, जल संस्थान के, सब हमारी वाइफ परवीन फातिमा के नाम से थे। इनको इतनी भी जल्दी मची थी कि इन्होंने चेक भी नहीं किया कि मकान किसके नाम है, ज़मीन किसके नाम है, नोटिस किसको इशू करना है। बस हड़बड़ में इनको ये करना था। इन्होंने मकान ज़ोर ज़बरदस्ती से तोड़ दिया। अब तोड़ दिया मकान, उसमें आप सोचिए कि जो भी मकान बना था हमारा 30 सालों में बना था मकान, थोड़ा थोड़ा करके बना था। 30 सालों में इनको नक्शे की याद नहीं आई थी। आप लोग को शायद याद हो, 15 से 20 साल के दरमियान के बीच में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक स्कीम निकाली थी कि जिन का नक्शा नहीं पास हो तो वो लोग अपने मकान का नक्शा बनाकर टोकन मनी के साथ दरख्वास्त दे दें और उसको पास किया जाएगा। उसमें भी हमने हिस्सा लिया था। वो भी पैसा खा गई डेवलपमेंट अथॉरिटी, पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को खा गई, किसी का नक्शा नहीं पास किया उन्होंने। तो ये तो घोर अन्याय है, कानून का उल्लंघन है और एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरी गुंडागर्दी है कि जिसका चाहे मकान तोड़ दीजिए आप। मकान तो बहुत से हिंदुओं को भी तोड़ा गया है, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है इसमें। और मुसलमान होने की बुनियाद पर और एक पॉलिटिकल लीडर होने की बुनियाद पर हमारे साथ ये नुकसान किया गया और ख़ामियाजा हमको भुगतना पड़ा, हमारी फैमिली को भुगतना पड़ा। अब इसके लिए हम कोर्ट का रास्ता देख रहे हैं और आज जो जजमेंट होना था पूरा नहीं हो पाया है और इससे हमने बड़ी उम्मीद थी। हम इसीलिए आए थे सुप्रीम कोर्ट और हमारी भी याचिका इसमें जुड़ी हुई है। अब देखते हैं सितंबर में क्या जजमेंट देते हैं। और हमको तो इस सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी उम्मीद है कि कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करेगी कि ये जो इस तरह का इलीगल डिमोलिशिंग कर रहे हैं, बुलडोज़र चला रहे हैं, ये रुक जाए। कम से कम कानून का पालन हो, कानून का बोलबाला हो। ये सरकारें कहती हैं कि साहब यहाँ पर कोई क्राइम नहीं हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, अदालतों में मार दिए जा रहे हैं, जेलों में मार दिए जा रहे हैं, अस्पतालों में मार दिए जा रहे हैं, तो इसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। और उसके अलावा ये अपनी कहते हैं साहब ज़ीरो क्राइम कर दिया हमने। कहाँ ज़ीरो क्राइम है? ज़ीरो क्राइम होता तो एक हत्या ना होती उत्तर प्रदेश के अंदर या हिंदुस्तान में कहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इस सारी चीज़ों का संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय को भी लेना चाहिए। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद संज्ञान लें, अमित शाह जी खुद संज्ञान लें इन सारे मामलात पर और एक विज्ञप्ति जारी करें अपने राज्य सरकारों को कि इस तरह की चीज़ें ना करें और मुसलमानों के साथ ख़ासकर जुल्म ज़्यादती बंद होना चाहिए। अब जो आज सुनवाई हुई उससे उम्मीद जागी आपकी और मजबूत हुआ इरादा कि हाँ इंसाफ मिलेगा? अब देखिए, इंसाफ की बात आप कह रहे हैं तो एक बात हम और कह दें आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारा ये मुकदमा 2 साल से पेंडिंग है। आपको सुन के हैरत होगी कि इसमें शुरू में सिर्फ काउंटर और रिजवाइंडर हुआ है, पहले सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर शुरू में। उसके बाद आज तक एक बहस नहीं हो पाई। दूसरे दिन इसको अनलिस्टेड फाइल में डाल दिया गया। वो नीचे धक्के खा रही है, स्टेट गवर्नमेंट इसको होने नहीं दे रही है, एडवोकेट्स उनके आते नहीं हैं, जज को गुमराह करते हैं, जज सुनवाई नहीं करते। तो आप सोचिए कि 2 साल हो गया हमको हाई कोर्ट में गए हुए और हाई कोर्ट से कोई नतीजा नहीं आया। अरे हाई कोर्ट को कम से कम सुनवाई करके यस या नो जो करना था कर देना चाहिए था। हम सर्वोच्च न्यायालय आते, तो हम सर्वोच्च न्यायालय भी ठीक से नहीं आ पाए और उसमें उनका इंतज़ार में अभी भी इंतज़ार में है कि हाई कोर्ट सुनवाई करे। अभी पिछले हफ्ते लगा था केस, नंबर नहीं आया, मेंशन होता है नंबर नहीं आता। एक बार के बाद
लाइन से उतर जाता है केस, फिर लिस्टिंग दरख्वास्त डलवाना पड़ता है। कम से कम 10-12 लिस्टिंग दरख्वास्त हम लोग डाल चुके हैं इस केस को सुनवाई कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो बताइए किसके पास जाएं, हम कहाँ जाएं न्याय लेने के लिए? न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा इस देश में? आज इस देश को राम का देश कह रहे हैं, तो राम के देश में क्या अन्याय था क्या? राम के देश में तो न्याय था ना, तो यहाँ भी न्याय होना चाहिए। अगर ये न्याय कर दें और मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती बंद कर दें, तो आप समझ लीजिए कि ये हिंदुस्तान जैसे पहले सोने की चिड़िया थी, वैसे सोने की चिड़िया फिर से हो जाएगी। ये एक ज़रूरी सवाल आवाम के जहन में घूमता है, जैसे आपका घर डिमोलिश किया गया क्योंकि आप जावेद मोहम्मद हैं, वैसे ही छतरपुर में शहजाद हैं, ऐसे ही तमाम नाम जो है वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्या आपके मन में कहीं ऐसा आया कि आपके साथ ना तो जो विपक्षी दल हैं वो खड़े हैं या फिर चिन्हित कर कर ये कार्रवाई हो रही है जो आवाम के सब, आपके मन में कभी ऐसा है? जी, हमारे मन में बिल्कुल आया। हमारा मकान टूटा, कानपुर में थोड़ा डिमोलिशिंग हुआ, अभी छतरपुर में मध्य प्रदेश में हुआ, फतेहपुर में हुआ, और भी कई जगह पर हुआ। इलाहाबाद में 100 मकान तोड़े गए हैं। अतीक के नाम पर कम से कम उनके रिश्तेदारों का, दोस्तों का, जानने वालों का ज़बरदस्ती मकान तोड़ दिया गया, सिर्फ ये कि लिंक है आपका। और लिंक का मतलब क्या है? क्या हम भी गुंडे हैं? एक बात कह रहे हैं, हमें तकलीफ़ इस बात की है कि इस हाउस डिमोलिशिंग के मामले में ना तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है उसने कोई सवाल उठाया आज तक ठीक से, और राज्य सरकारों ने भी इस पे ठीक से सवाल नहीं उठाया, ठीक से कहीं नहीं सवाल उठाया। इसकी बड़ी तकलीफ़ है। और राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, ये संदेश देते हैं डरो मत, डरना नहीं है। तो मुसलमान तो नहीं डर रहा है, आप ही को वोट दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में, अब आप एक सवाल उठाने से डर रहे हैं। हम तो राहुल गांधी से भी मिलना चाहते थे। हमने एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त सुभाषिनी यादव जो उनकी संविधान बचाओ योजना में तमाम चल रही हैं, अभी इलाहाबाद गई थी, तो उनको हमने एक लेटर दिया है अपना राहुल गांधी जी के लिए, मुलाकात के लिए, सिर्फ कि हम अपना दर्द, अपने दिल में जो तकलीफ़ हमने महसूस करी है उसको उनके सामने बयां करना चाहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उस चिट्ठी को पाने के बाद वो हमें बुलाएंगे और हमारी बात सुनेंगे, और आने वाले वक्त में मजबूती के साथ नेता विपक्ष हैं पार्लियामेंट में, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, जिस तरह से इन्होंने गठबंधन बनाया इंडिया गठबंधन के नाम से और चुनाव लड़ा और इतनी सीटें जीती और काफ़ी ऊपर ग्राफ आया, इन सभी का आया, तो उसी तरह से इनको भी गठबंधन के साथ मिलकर, प्रोमिनेंट लोगों के साथ मिलकर एक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करनी चाहिए, और मुलाकात करके ये बात कहनी चाहिए कि साहब देश में अन्याय हो रहा है, और ख़ासकर अन्याय तो कई वर्गों के साथ हो रहा है लेकिन मुसलमानों के साथ ज़्यादा हो रहा है, उसको रोकने में आगे आना चाहिए। और पार्लियामेंट में मुखरता से इस सवाल को उठाना चाहिए कि पार्लियामेंट भी एक संविधान बनाने के लिए बनाई गई है और वह कानून खुद से लाए इसको रोकथाम करने के लिए। जावेद मोहम्मद जी हमारे साथ थे, इलाहाबाद में इनका घर टूटा। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आफरीन फातिमा को आप जानते हैं, JNU से पढ़ती थी, उनके पिता भी हैं। काफ़ी सुर्खियों वाला ये केस रहा था, लेकिन इसी के तर्ज पे, क्योंकि वहाँ पर नुपुर शर्मा से शुरुआत हुई थी, अभद्र टिप्पणी की गई थी जिसके तहत विरोध प्रदर्शन हुए, और उसके बाद जो है इस तरीके की बुलडोजिंग के मामले सामने आए थे। वहीं दूसरी तरफ जो छतरपुर में मामला सामने आया है वो भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र से उसकी शुरुआत हुई, लेकिन दोनों ही मामलों में जो तरीका है वो एक जैसा है, यानी आरोपी जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, जो मुख्य आरोपी है जिससे उस पूरे विवाद को जन्म मिला है, बल्कि बाद में आरोपी बनाकर उन लोगों पर जो कार्रवाई की मांग कर रहे थे उन लोगों को निशाना बनाया गया है, उन्हीं के घर डिमोलिश किए गए हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा वाला मामला हो या फिर ये रामगिरी वाला मामला हो। इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।